हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, एनवायरमेंट पर्यावरण का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वैसे इसका जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अपना हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पॉल्यूशन वगैरह। आप लोग को पता है इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पूछे भी जाते हैं तो आप लोग आराम से कर सकते हो। जो मेन आप लोगों के थे फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला। दोस्तों, इकोसिस्टम क्या होता है, ये वर्ड किसने दिया? इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी वगैरह किसे माना जाता है? ये जो भी इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग कर चुके हैं। अभी मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन ऐसी चीज है जो बिल्कुल बच्चा बच्चा आप लोग अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, एसिड रेन, अम्ल वर्षा के बारे में हम लोग समझते हैं। मैंने आपको कल बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है? इनकी वजह से एसिड रेन की प्रॉब्लम होती है, अम्ल वर्षा की समस्या होती है। अब सर क्या है ये समस्या? आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता है रेन यानी जो वर्षा का पानी है वो आपका क्या आता है? नीचे आता है। अगर वर्षा का पानी बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाए तो इससे क्या दिक्कत होगा? सर ये पानी जो लेक्स में जाएगा, मछली इन्हीं पानी में तो रहती है, तो मछली जब बहुत ज्यादा अम्लीय पानी को पिएगी तो दोस्तों उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है सर। दोस्तों, ये जो अम्ल वाला पानी जब इस पे पड़ेगा, मार्बल पे पड़ेगा, तो मार्बल भी आप लोगों के क्या हो जाएंगे? खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि आप लोगों को पता है मार्बल में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। और दोस्तों, कोई भी मेटल का कार्बोनेट, कैल्शियम क्या एक मेटल ही तो है, तो कोई भी मेटल का कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है या नहीं करता? कर लेता है और कुछ और ही बना लेता है। तो जो मार्बल जो था वो कुछ और ही बन जाएगा, जो ये कैल्शियम कार्बोनेट कुछ और ही बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से सफेद रंग पीला पड़ जाएगा। आप लोगों का समझ में आ गया? चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर एसिड रेन होती किस वजह से? सर कारण बताओ। देखो, आप लोगों को पता है जब भी आप लोग कोई चीज को जलाते हो तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। इससे चलो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे पेट्रोल वगैरह के कंबशन से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, बिल्कुल। बहुत सारी इंडस्ट्री से आप लोगों को पता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी निकलता है, बिल्कुल। अब होता क्या है समझो। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ना, वो इस एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसके साथ में अभिक्रिया करके बना लेता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और जो वर्षा, अब ये इस एटमॉस्फेयर में तो गई, तो जब वर्षा का पानी आता है ना, तो वर्षा के पानी के साथ में अभिक्रिया करके बना लेता है ये सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड काफी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। तो अगर पानी में ये अम्ल होगा तो पानी ये बहुत ज्यादा अम्लीय होगा या नहीं होगा? बताओ, होगा या नहीं होगा? विमल जी, आप लोग नंबर पे कांटेक्ट कर लो आपके हेल्पलाइन पे, ठीक है? ठीक है विमल जी, ठीक है। चलिए सेम बात करते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ना, जब ये आप लोगों के वर्षा के जल से अभिक्रिया करता है, वर्षा के जल के कांटेक्ट में आता है ना, तो ये बना लेता है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक अम्ल। पर आपको पता, अगर पानी में सल्फ्यूरिक एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड होगा, तो पानी क्या होगा? बहुत ज्यादा अम्लीय होगा। दोस्तों, इसी वर्षा को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं, अम्ल वर्षा बोलते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कारण क्या होता है अम्ल वर्षा के पीछे, तो सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। भैया यही तो वर्षा के जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं, आप लोगों के नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक एयर पॉल्यूटेंट और रह गया था, वो है ओजोन। अब आप बोलोगे सर आपकी हिम्मत कैसे हुई ओजोन को पॉल्यूटेंट बोलने की? ओजोन तो बहुत अच्छा है। मैंने बोला कैसे? सर आपको पता है पृथ्वी है ना, पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की लेयर होती है जो सूर्य से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेस को, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। हम तो चाहते हैं सर ओजोन में छेद ना हो, ओजोन बहुत सारी हो, और आप बोल रहे हो पॉल्यूटेंट है। देखो समझो मेरी बात को दोस्तों, ये हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल होता है। इस वायुमंडल की अलग अलग परतें होती है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। सबसे पहले होता है शोभ मंडल, होता ही नहीं होता? ट्रोपोस्फेयर, शोभ मंडल। फिर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। तो दोस्तों एक्चुअली में जो ओजोन होनी चाहिए वो स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल में होनी चाहिए। वहां पर वो क्या करेगा? सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकेगा। लेकिन दोस्तों अगर किसी कारण वजह से इस ट्रोपोस्फेयर, शोभ मंडल में अगर ओजोन, वो यहां पर अगर ओजोन हो ना, अपनी पृथ्वी के, जैसे मान लो पृथ्वी है, इधर अगर ओजोन हो, ग्राउंड लेवल पर अगर ओजोन हो ना, तो ये हमारे लिए एक पॉल्यूटेंट की तरह कार्य
कार्य करेगा, एक प्रदूषक की तरह कार्य करेगा। सर किस प्रकार का प्रदूषक रहेगा? दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैस की तरह कार्य करेगा। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? आपको मैंने बताया था ना, ये जैसे मान लो पृथ्वी है, सूर्य से जो भी आप लोगों की वेव्स होती है जो अपने साथ में हीट लेकर आती है वो टकरा के वापस चली जाती है। लेकिन कुछ गैसेज होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, आपका ओजोन हो गया, ये टकराने वाले किरणों को वापस एब्जॉर्ब करके वापस पृथ्वी की ओर भेज देती है। यानी जो गर्म वेव, हीट वेव्स वापस पृथ्वी की ओर आएगी, इस पृथ्वी को गर्म करेगी, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, तो सर ये ओजोन निकलती कहां से? दोस्तों व्हीकल से भी निकलते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से आप लोगों की निकलती है। इसका प्रभाव क्या है दोस्तों? इसका टॉक्सिक इफेक्ट होगा आई पे, ठीक है, स्किन पे होगा, हमारी जो इम्यूनिटी होती है दोस्तों वो आप लोगों की कम होती है। समझ में आ गया? इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? फिल्टर सिस्टम को यूज करके, कि भैया ओजोन अगर कहीं पर आती है उसको फिल्टर कर लो, कुछ निकलने मत दो उसको बाहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। अब ये फोटोकेमिकल स्मोक होता क्या है दोस्तों? आप लोगों ने कभी एक चीज सोची है क्या? कभी आप लोगों ने सोचा है क्या कि ये जो हमारी पृथ्वी है, जो आप बोल रहे हो ना स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल में ओजोन की परत है, कभी आपने सोचा है वो ओजोन वहां पर आई कैसे? कभी आपने सोचा है? बताओ किसने सोचा है? सोचा है क्या? मैं बताता हूं कैसे बनती है वो ओजोन। दोस्तों ऑक्सीजन तो जानते हो, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सर, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। यानी इन दो ऑक्सीजन के एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है दोस्तों? डबल बॉन्ड होता है। आप लोगों को पता है ना दोस्तों, जब सनलाइट पड़ती है बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की, तो ये बॉन्ड टूट जाता है, तो ये एटम क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। अब ये एटम क्या होता है? काफी आपका अनस्टेबल होता है। तो ये जब एटम अनस्टेबल होगा ना, वो दूसरे O2 के साथ में मिलके क्या बना लेता है? O3 बना लेता है। क्लियर है क्या? तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन कैसा होता है? कैसे होता है? वो ऑक्सीजन से ही होता है। पहले आप लोगों का जो O2 है वो टूटेगा अलग अलग एटम में, फिर कोई ये एटम अनस्टेबल होता है, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ के O3 बना लेगा। समझ में आ गई बात को? बिल्कुल सर, समझ में आ गई। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखना प्लीज मेरी बात को, कि जो ये O3 है ना, ये ओजोन जो है वो बेनिफिशियल है स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हार्मफुल है कहां पर? ट्रोपोस्फेयर, या आप लोग का ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल में। क्लियर है? ठीक है। हाँ, हम बात कर रहे थे फोटोकेमिकल स्मोक। सर ये क्या होता है फोटोकेमिकल स्मोक? इसके बारे में तो बताया नहीं। एक्चुअली में दोस्तों ये भी हमारा एक पॉल्यूटेंट है, प्रदूषक है। सर ये कैसे आता है? एक्चुअली में ये बनता है ओजोन और आप लोगों का फॉग्स। देखो नाम क्या है? फोटोकेमिकल स्मोक। तो इट इज अ वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ फॉग एंड स्मोक। ये फॉग, धुआं, और स्मोक, ये दोनों आपस में मिलके ये बनते हैं। एक्चुअली में ये स्मोक आया कहां से दोस्तों? ओजोन की वजह से आया, O3 की वजह से आया, जो हमारे ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये जो फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है ना, ये बेसिकली आप लोगों का इसका इंटरेक्शन ये कैसे बना? बाय द इंटरेक्शन ऑफ नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं, वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब वाष्पशील, जो वाष्प में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो वॉलेटाइल आप लोगों के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, मिलके ये ऐसे एक धुआं सा बना लेता है। देखो इसको आप लोग क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल स्मोक आप लोग बोलते हैं। चलिए, अब आप लोगों को यह भी पता है अलग अलग डिजीज होती है प्रदूषण की वजह से, पॉल्यूटेंट की वजह से। जैसे अगर आप लोग देखोगे जो कॉटन की इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं यार, उस एयर में कितने सारे कॉटन के फाइबर होंगे, तो कहीं ना कहीं वो हवा एयर के माध्यम से बॉडी में जाते ही नहीं जाते? बताओ बताओ जल्दी से। बताओ रविशंकर जी, कल भी क्लास हुआ था, परसों भी हुआ था, आज भी हो रहा है। ठीक है रविशंकर जी, आपको नोटिफिकेशन भी जाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कौन कौन से डस्ट पार्टिकल होते हैं जिनकी वजह से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि जो सिलिकोसिस डिजीज है ये किसकी वजह से होता है? तो अगर दोस्तों एयर में सिलिका के पार्टिकल्स है तो इसकी वजह से आप लोगों को कौन सा रोग होता है? सिलिकोसिस रोग होता है। ठीक है, चलिए
अगर दोस्तों आप लोग किसी कोयले की खान में काम कर रहे हो तो वहां पर कोल के डस्ट होंगे, कोयले के पार्टिकल होंगे, जो दोस्तों जब सांस लोगे तो वो अंदर जाएंगे। इसकी वजह से आप लोगों को कौन सी डिजीज होती है? इसकी वजह से होती है आप लोगों को एंथ्रोकोसिस, जिसे आप लोग ब्लैक लंग डिजीज के नाम से भी जानते हो। याद रहेगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो सेरेल की डस्ट होती है, अनाज की जो धूल होती है, आपको पता है जब फसलें काटी जाती है उसमें भी तो डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, तो उससे कौन सी डिजीज होती है? फार्मर्स लंग। फार्मर लंग्स डिजीज का नाम क्यों दिया गया है? बेसिकली फार्मर्स को होती है क्योंकि वही क्या करते हैं? अनाज को काटते हैं। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों, शुगर केन की जो डस्ट होती है ना, गन्ने के जो पार्टिकल निकलते हैं, डस्ट निकलती है, अगर ये हमारे बॉडी में जाएंगे तो इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है? बेगा सॉसेज डिजीज होती है। ये भी आप लोग नाम याद रखेंगे। ठीक है सर, कोर्स कब कंप्लीट होगा? एस के जायजी अभी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के बाद में हम लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़नी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बाद में हम लोगों को आईटी लिटरेसी पढ़नी है, तब जाके आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर कॉटन की डस्ट। आपने देखा होगा, कॉटन जानते हो ना, रुई, रुई से यार कितनी सारी चीजें बनती है। ठीक है, तो कॉटन इंडस्ट्री में जो बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, आप लोग देखोगे, देखो ये मुंह पे बांध के रखते हैं, क्यों? क्योंकि यार इस हवा में बहुत सारे कॉटन्स के टुकड़े होंगे, कॉटन्स के फाइबर होंगे जो एयर के माध्यम से इनकी बॉडी में जा सकते हैं। तो अगर ये गए, इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है? बेसिनोसिस डिजीज होती है। ठीक है, क्लियर? चलिए, चलो अब हम लोग बात करते हैं कि सर कहीं पर एयर पॉल्यूशन ज्यादा है या नहीं है, कुल मिला के कहीं की एयर क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, इसको कैसे पता लगा सकते हो? इसको पता लगा सकते हो वहां के AQI से, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। नाम से समझो, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये बेसिकली एक संख्या है जो बताएगा कि वहां की एयर क्वालिटी बेकार है या बदतर है या नॉर्मल है। समझ में आ गया? चलिए, तो हम लोग बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। दोस्तों ये एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, ये कब लॉन्च हुआ था? है ना, कि यार कब बोला गया था कि यार ऐसा कुछ लॉन्च करते हैं जिससे हम लोग वहां की एयर की क्वालिटी को चेक कर सके? तो ये लॉन्च हुआ था 6 अप्रैल 2015 को। अब सर कहीं की भी एयर क्वालिटी को हम लोग चेक कर रहे हैं, तो बेसिकली उसमें कितने पैरामीटर्स को चेक करते हैं? जैसे मैं आपको बोलूं आपकी बॉडी हेल्दी है, मैं कैसे चेक करूं? केवल आपके लीवर को, लंग्स को चेक कर लूं क्या? केवल 2 चीज चेक कर लूं क्या? अगर आपका ब्रेन खराब हुआ तो नहीं सर, ब्रेन को भी करना पड़ेगा, आपके पैनक्रियास को भी करना पड़ेगा, आप लोग की स्किन को भी देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी ना। तो किसी की एयर क्वालिटी चेक करने के लिए हम लोग वहां टोटल 8 पैरामीटर देखते हैं। ठीक है सर, ये 8 पैरामीटर कौन से हैं जरा मुझे बताइए। आइए, तो ये 8 पैरामीटर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक तो आप लोगों का हो जाएगा PM10 और PM2.5। सर ये क्या होता है? आज तक समझ में नहीं आया। देखो, PM की फुल फॉर्म होती है पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, 10 का मतलब है उसकी साइज, तो PM10 बड़े। देखो पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है पहले समझ लो दोस्तों। इस वातावरण में बहुत सारे पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, लटके हुए होते हैं। ठीक है, उसको बोलता है पार्टिकुलेट मैटर। तो ये 2 साइज के होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 10 mm, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 mm। ये छोटे होते हैं, वो बड़े होते हैं। तो एक तो 2 इनको चेक किया जाता है, इनकी मात्रा कितनी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को चेक किया जाता है, ओजोन को चेक किया जाता है, अमोनिया को चेक किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड को चेक किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को चेक किया जाता है और लेड को चेक किया जाता है। तो टोटल 8 पैरामीटर है जिनको ये चेक किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं रह रहा हूं जयपुर में, तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें जयपुर में, जैसे जयपुर का मैंने डाटा निकाला, तो अगर करंट PM2.5 का कंसंट्रेशन देखेंगे ना, PM2.5 की मात्रा देखेंगे ना इन जयपुर, इस 3 ये देखो मैं आपका कलर चेंज कर लेता हूं, ये आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, हाइलाइटर का कलर चेंज करता हूं, देख पा रहे हो क्या? इस 3.7 टाइम्स अबाउ द रिकमेंडेड लिमिट गिवन बाय द WHO। WHO ने जो लिमिट दी है ना कि इतनी मात्रा होनी चाहिए ये PM2.5 की, जयपुर में मैं बात करूं अभी 3.7 गुना ज्यादा है। सर मैं हमारे शहर में कैसे चेक करूं? आप लोग चेक कर सकते हो, वहां पर आप लोग की वेबसाइट्स है ना, ऑनलाइन आप लोग चेक कर सकते हो। तो अगर जयपुर में मैं बात करूं, मेजर एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से है? PM2.5, PM10,
सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन सबसे एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला जाता है। देखो मैं आप लोगों को बताऊं, क्लियर है क्या? तो पहले मैं आपको बताऊंगा निकालते कैसे हैं, ठीक है? और निकल गया तो फिर उसका मतलब क्या है। देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स, एक एयर क्वालिटी इंडेक्स ये क्या करता है, बेसिकली आठों की मात्रा देखता है, इन आठों पॉल्यूटेंट। अगर इन आठों पॉल्यूटेंट की मात्रा ज्यादा आएगी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा आएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा होने का मतलब पॉल्यूटेंट बहुत ज्यादा है, यानी वहां की एयर बहुत बेकार है। दोस्तों अगर आठों पॉल्यूटेंट की मात्रा कम है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कम आएगा, इसका मतलब पॉल्यूटेंट की मात्रा कम है, वहां की एयर बहुत अच्छी है। तो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 आ रहा है तो उसको अच्छा बोलोगे, अच्छी कंडीशन है। 51 से 100 मॉडरेट है ना, ना बेकार ना अच्छा। 101 से 200 पुअर, बेकार, ठीक है। 201 से 300 अनहेल्दी, आप लोग उसमें बीमार रहोगे। 301 से 400 सीवियर, बहुत सीवियर, बेकार। 401 से 500 हजार्डस, मतलब बिल्कुल खतरनाक। क्लियर है क्या? ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने अभी यहां से आप लोग देखोगे ऑनलाइन चेक कर रही है, राजस्थान के जयपुर शहर की हम लोग देखते हैं ना, पुलिस कमिश्नरेट जयपुर है ना, अब वहां पर अलग अलग स्टेशन होते हैं, वहां पर आप लोग चेक कर सकते हो। मैंने यहां की देखी 26 तारीख की, ठीक है, 9 बजे का टाइम है, सुबह 9 बजे का। तो आप भी ऑनलाइन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस जगह की हम लोग देख रहे हैं, तो आप लोग देख रहे हो, सबका आ जाएगा, ठीक है। ओजोन का, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM10, PM2.5, सबका। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी थी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, एवरेज इसकी वैल्यू क्या है, समझ रहे हो। और यहां से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आप लोगों का आ रहा है 137, जो कि क्या है, मॉडरेट है। अगर 0 से 50 होता तो हम लोग इसको क्या बोलते, बहुत अच्छा बोलते। क्लियर है क्या? तो आप भी अपनी जगह चेक कर सकते हो, ऑनलाइन चेक कर सकते हो आप लोग ये, ठीक है। चलो आगे आगे हम लोग बात करते हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब सर ये क्या हो गया? तो दोस्तों 2009 में इसको थोड़ा संशोधित किया गया। बोला, ये देखा गया है केवल 8 प्रदूषक नहीं है जिसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होती है दोस्तों, कुछ और भी प्रदूषक है तो उनको भी काउंट करो। तो एडेड 12 पॉल्यूटेंट, अब 8 की जगह क्या कर दी है दोस्तों, 12 पॉल्यूटेंट करे। कौन कौन से थे दोस्तों? वो आप लोगों के सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM10, PM2.5, ओजोन, अब बेंजीन को भी ऐड कर लिया, ठीक है। लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया को ऐड कर लिया, आर्सेनिक को ऐड कर लिया, निकल को कर लिया, बेंजोपायरिन इनको भी ऐड कर लिया, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में टोटल कितने पॉल्यूटेंट को काउंट करते हैं, 12 को। सिंपली आप लोगों से पूछा जाए नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें टोटल कितने पॉल्यूटेंट को काउंट करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो आप लोगों का आंसर होगा दोस्तों 8, ठीक है। समझ में आ गई बात को? ठीक है। तो ये यहां पर आप लोग साइड भी देख सकते हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, है ना। यहां पर इसके बारे में बताया गया है। ये जो है ना आप लोगों का नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, सबका बता दिया जाएगा, सबके बारे में, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण के बारे में। क्या पढ़ा है इसके बारे में? चलो पढ़ते हैं वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण के बारे में। तो यार वाटर आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। बेसिस इज बायोस्फीयर का, बायोस्फीयर का मतलब जहां पर जीवन संभव हो। दोस्तों हमारा जीवन किसकी वजह से संभव है? पानी की वजह से। पानी नहीं होगा तो प्लांट भी जीवित नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसके लिए क्या पानी की जरूरत होती है क्या? राज संजीव जी बोल रहे हैं सर जितने भी टीचर हैं सब अपनी किताब निकालते हैं, आप क्यों नहीं निकालते? दोस्तों देखो कॉपी करने से मतलब थोड़ी है मेरे पास समय नहीं है अपनी बुक निकालने का। ऑफर बहुत होते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं कि बस आप अपना नाम दे दो, हमारा कंटेंट है। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं अगर मैं मेरे नाम से किताब बेच रहा हूं तो कंटेंट तो मेरा हो, हर एक लाइन मेरी लिखी हुई हो, वरना क्या मतलब। तो जब तक मेरे को इतना समय नहीं मिलेगा मैं खुद की एक एक लाइन खुद के हाथों से लिख दूं, तब तक दोस्तों बुक लॉन्च नहीं कर पाऊंगा मैं। ऑप्शन 1000 है, सारे पब्लिकेशन आके बोलते हैं सर बस आप अपना नाम दे दो, फिर क्या मतलब यार? किसी और कंटेंट राइटर ने वो बुक लिख रखी है, बस मेरे को तो अपना नाम देना है, मैं आके भेज दूंगा दोस्तों ये किताब मैंने बनाई है दिन रात मेहनत करके। जबकि ऐसा नहीं होता, वो कोई ना कोई और बनाता है, वो ये रियलिटी है ना, कोई भी टीचर हो।
एक टीचर को इतना टाइम थोड़ी होता है यार खुद की वो किताब लिखेगा, वो तो कंटेंट वाले होते हैं, वो लिख देते हैं, बस उनको तो नाम छापना होता है। समझ में आ गया? बट मैं चाह रहा हूं यार कि फिर मतलब ही क्या है ना। इवन मैं आपको बताऊं, जो मेरी क्लासेज होती है सुबह 10 बजे, उसका हर एक क्वेश्चन मैं खुद तैयार करता हूं, हर एक क्वेश्चन मैं खुद तैयार करता हूं, जिससे लगे एग्जाम में किस प्रकार मजा आया यार, वरना कोई भी उठा के फिर क्या मतलब उसका। समझ रहे हो बात को? चलो आ जाओ, चलो अब बात करते हैं सर वाटर पॉल्यूशन क्या करे इसका। यार व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट एक्सीड सेल्फ प्योरीफाइंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। मतलब कुल मिला के यार वाटर में अगर पॉल्यूटेंट आपने बहुत ज्यादा डाल दिया कि वो खुद से सही कर ही नहीं पा रहा, वैसे आपको पता है पानी बहता रहता है, कुछ गलत चीज हो उसमें वो बह के चल जाएगी, लेकिन दोस्तों जब बहुत ज्यादा आप लोगों का पॉल्यूटेंट है उसमें, तो यार इसको फिर आप लोग वाटर पॉल्यूशन कहलाओगे। देखो यहां पर कई जगह आपने बोर्ड भी देखा होगा, वार्निंग पॉल्यूटेड वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग और रिक्रिएशनल यूज। बिल्कुल अनसेफ है, आप पानी पी मत लेना ये वाला, ठीक है। चलो आ जाओ अब सर वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्स होते हैं। देखो दो टाइप के सोर्स हो सकते हैं, एक तो पॉइंट सोर्स, पॉइंट का मतलब कहीं से निकल रहा है पानी, आप लोगों का गंदा पानी कहीं से निकल रहा है या कहीं से निकलता हुआ दिख रहा है, आप लोगों को पॉल्यूटेंट पानी में मिल रहा है, क्लियर है क्या? उसको आप लोग बोलोगे पॉइंट सोर्स। दो एग्जैक्ट सोर्स है ना, वो आपको पता है यार, जैसे मान लो नदी है, मेरे घर से जो भी वेस्ट है मैंने वो निकाला, एक पाइप लगाया और वहां पर नदी में मिला दिया, तो उसको पॉइंट सोर्स बोलोगे, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता है कि यार ये पानी में जो गंदगी वो आ कहां से रही है। सर ये देखो आपने पाइप लगा रखा है यहां से आ रही है, लेकिन कई बार तो दोस्तों पता ही नहीं पड़ता, उसको आप लोग बोलोगे नॉन पॉइंट सोर्स, ठीक है। तो इन दिस द सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट डज नॉट कम फ्रॉम एनी सेपरेट सोर्स बट इट कम्स फ्रॉम अ वाइड एरिया। बहुत अलग अलग जगह से आता है यार, आपको पता ही नहीं पड़ता, कभी कोई क्या छोड़ रहा है, कोई क्या छोड़ रहा है। अब जैसे मान लो आपका घर है, आपके घर के चारों ओर 4 पड़ोसी है, कोई आपके क्या कचरा डाल दिया, आपको समझ ही नहीं आ रहा है यार कहां से कंट्रोल करूं, कौन क्या डाल रहा है कौन नहीं, समझ में आ गया? तो उसको आप लोग नॉन पॉइंट सोर्स बोलोगे, ठीक है। चले आगे, ठीक है। आ जाओ बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन के कारण क्या है। अरे यार डोमेस्टिक और जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट आप लोग छोड़ते हो पानी में वो इसके कारण है, ठीक है दोस्तों। इसका पढ़ाने की जरूरत है क्या? बताओ बताओ दोस्तों। जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट है आप लोगों के, आपको पता है एग्रीकल्चर जो होती है, कृषि जो होती है, उसमें अलग अलग फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करे जाते हैं जिससे फसल उगे, तो कितने खतरनाक केमिकल होते हैं। अब यार वो खतरनाक केमिकल वगैरह जो कुल मिला के जब वर्षा आती है तो यार वो केमिकल भी तो यार उस वर्षा के पानी के साथ में बहेंगे, नदी में जाएंगे, तो कितना आप लोगों का पानी खराब होगा, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना, ठीक है। और बताओ दोस्तों बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है ऑयल स्पिलेज की, जैसे आप लोगों को पता है शिप वगैरह है जिसमें ऑयल लेकर जा रहे हैं हम लोग एक जगह से दूसरी जगह। अब मान लो दोस्तों कुछ मिसकरेज हो गया, कुछ ये फट गया, कुछ आप लोगों के जो सिलेंडर है वो फट गए, गिर गए, तो यार पूरा का पूरा जो ऑयल होगा वो उसमें फैल जाएगा या नहीं फैल जाएगा? अब सर ऑयल फैलने से क्या दिक्कत होगी दोस्तों? आपको पता है ऑयल जो होता है वो वाटर में मिक्स नहीं होता, तो जो सनलाइट जो अंदर पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंचेगी, अंदर वाले जो जीव है जो फोटोसिंथेसिस करते थे, प्रकाश संश्लेषण, वो नहीं कर पाएंगे, उसको छोटी मछली खाती थी वो नहीं खा पाएगी, पूरी की पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी ना, क्लियर है? चलिए और बताओ दोस्तों, बहुत सारे आप लोगों के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, वो आप लोगों के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में जो इस्तेमाल होता है उनको सीधे सीधे हम लोग है ना बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है, सीधे सीधे बाहर हवा में, बाहर पानी में हम लोग छोड़ देते हैं, तो ये भी आप लोगों का क्या है? कारण है, ठीक है। और बताओ चलिए अब दोस्तों यहां पर बस कुछ टर्म है जो आप लोगों को समझनी है वाटर पॉल्यूशन में, है ना। एक तो है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, मतलब पानी में ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है, सिंपल सी बात, उसको हम लोग बोलेंगे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इसको मैं डिफाइंड कैसे करूं? द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। सर ये क्या है? देखो समझो दोस्तों, मैं रेस्पिरेशन करता हूं क्या? बिल्कुल। प्लांट करते हैं क्या? बिल्कुल।
हर जीव रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि आपने पढ़ा है साइंस में, रेस्पिरेशन प्रक्रिया से ही क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब चाहे प्लांट रेस्पिरेशन करे, चाहे मैं करूं, चाहे आप करें, चाहे कोई भी जीव रेस्पिरेशन करता है ना, तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अरे विनय वाल्मीकि जी इधर पढ़ लो सर, लीवर एंड सिंपल मशीन का एमसीक्यू आईटी के निमी बुक से कराए। लीवर एंड सिंपल मशीन पढ़ा भी दिया, पूरा हो भी गया, बच्चों ने पढ़ भी लिया, इधर पढ़ रहा हूं, एक ही कमेंट कर रहे हो। आप मुझे मत बताओ क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, आप बस पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। 20 मिनट से परेशान हो रहे हो, लीवर एंड सिंपल मशीन पढ़ के पढ़े हो, यहां पर चल रहा है क्या, आप सोच रहे हो क्या, है ना। देखो बहुत जनों को लगता है प्लांट रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अरे नहीं, प्लांट भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को ही लेते हैं, वो फोटोसिंथेसिस है जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। प्लांट भी रेस्पिरेशन जो होता है ना, उसमें ऑक्सीजन को लेता है, तो हर किसी को ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो दोस्तों वाटर के अंदर देखो कितने छोटे छोटे प्लांट होते हैं, कितने जीव होते हैं, उनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए क्या, तो कुल मिला के अंदर पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होनी चाहिए क्या, बताओ 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 बताओ, बिल्कुल ठीक है। तो अगर व्हेन द वॉल्यूम ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज लेस देन 8 मिलीग्राम पर लीटर, देखो कितनी होनी चाहिए, हर 1 लीटर पानी में 8 मिलीग्राम ऑक्सीजन डिजॉल्व होनी चाहिए। क्लियर है क्या, ठीक है। लेकिन अगर व्हेन द वॉल्यूम ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज लेस देन, अगर इससे कम है तो इस वाटर को हम लोग कॉन्टिमिनेटेड बोलेंगे, प्रदूषित बोलेंगे। क्लियर। अगर 4 मिलीग्राम से भी कम है तो उसको हाईली पॉल्यूटेड बोलेंगे, बहुत ही ज्यादा प्रदूषित बोलेंगे। क्लियर है क्या सर, ऑयल को कैसे समाप्त करेंगे, ठीक कैसे करेंगे दोस्तों, जो आप लोगों का फैल गया वो फैल गया, नहीं हो सकता, कोई इतना ध्यान नहीं लगाता। समुद्र में पानी फैल गया, कहां पर ये तेल फैल गया, कहां पर जाओगे आप लोग उसको सही करने, वैसे तरीके तो बहुत है। ठीक है, आप लोग उस मतलब जिस एरिया में फैला उस पूरे को बाहर निकाल लो, आप पानी भी आ जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सर ये क्या है, देखो आप लोग मुझे एक चीज बताओ, पानी के अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर चला गया, पानी के अंदर आपने मान लो केले का एक छिलका चला गया, भैया वो ऑर्गेनिक मैटर ही तो है। तो एक्चुअली में क्या होता है, अगर आप लोग चाहते हो उसका डिग्रेडेशन हो, उसको कोई बैक्टीरिया वगैरह खा जाए, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है दोस्तों, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसे ही बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर किसी पानी में बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट है तो उसके डिग्रेडेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा होगी। तो अगर कहीं पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, वहां पर पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोल किस करो, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इज कॉल्ड बीओडी। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है क्या। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन will always be low when biological oxygen demand, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, इसका मतलब प्रदूषण बहुत ज्यादा है, उसको डिग्रेड करने के लिए आप लोगों के ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसको खाने के लिए, तो उनको एनर्जी भी तो चाहिए ना, तो पूरी ऑक्सीजन वो ले रहे हैं, इसका मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम है। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, ठीक है। Because of the long process, biological oxygen demand is not used to measure pollution. हम लोग सोच रहे थे यार इस तरीके से हम लोग वाटर में पॉल्यूशन है या नहीं है, इससे चेक करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से, लेकिन दोस्तों ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, तो इससे हम लोग नहीं करते। ठीक है, चलो आ जाओ। अब बात करते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता है कोई भी चीज हो, जैसे लकड़ी हो, लकड़ी को अगर आपको जलाना है तो कोई भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना, होती नहीं होती। और किसी भी चीज में ऑक्सीजन जुड़ती है तो आप लोग क्या बोलते हो, उसका ऑक्सीडेशन बोलते हैं, नहीं बोलते, बताओ। बोलते हैं नहीं बोलते हैं दोस्तों। आप लोग एक चीज समझिए, आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दूं चैप्टर वाइज, जिससे जो जो चैप्टर हो चुके आप लोग उसके क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें। आप देखिए कितनी चीजें आपको याद है, कितनी चीजें याद नहीं है, बताओ। मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि एक बार कोर्स होने दो पूरा, मैं आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। तो टेस्ट सीरीज आपको जल्दी से प्रोवाइड करवाने वाला हूं, बिल्कुल इस कोर्स के साथ में फ्री रहेगी, अलग से कोई आपको पैसे नहीं देने हैं,
है ना। जैसे जैसे आप लोग चैप्टर जो हो गए उसके जाके टेस्ट आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं हम लोग, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में आपको क्या समझाना चाह रहा था, देखो किसी भी चीज के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, किसी चीज को जलाने के लिए, सड़ाने के लिए, गलाने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ द टोटल ऑर्गेनिक मैटर। मतलब भैया पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर था, आप चाहते हो ना उसको ऑक्सीडेशन हो, तभी तो वो जलेगा, तभी तो वो गलेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोल रहे हैं। अगर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब सर पानी के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, सिंपल से मतलब है, तो ये बेटर है, ये अच्छा तरीका है मापने का। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड देख लो ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। अब ये क्या आ गया दोस्तों, हम लोगों ने ये देखा है कि जहां पर पॉल्यूशन होता है ना, वाटर के अंदर पॉल्यूशन होता है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो वहां पर एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पनपते हैं। उन बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। तो अगर कहीं पर पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया की संख्या को देख लो, इसे ही हम लोग मोस्ट प्रोबेबल नंबर बोल रहे हैं। तो बेसिकली इस मेथड में क्या होता है, इन मोस्ट प्रोबेबल नंबर में आप लोग देख रहे हो ई कोलाई बैक्टीरिया कितने हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया की फुल फॉर्म होती है एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। तो अगर ये नंबर ज्यादा है, इसका मतलब बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। क्लियर है क्या? तो अगर पॉल्यूटेड वाटर है तो वहां पर एमपीएन मोस्ट प्रोबेबल नंबर जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा यार। हाई एमपीएन इज फाउंड इन पॉल्यूटेड वाटर, ये भी तरीका है। श्री कुमार जी बोलिए। श्री कुमार जी बोल रहे हैं सर मेरा आंसर नहीं दिया, मैं इतने दिन से पढ़ रहा हूं। बताओ श्री कुमार जी, आपके चरणों में श्री श्री नमन है मेरा। ऐसे परेशान क्यों होते हो आप? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के बारे में। सर नॉइज पॉल्यूशन है क्या? देखो आपको ये तो पता है ना, कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता है किससे होता है? वाइब्रेशन से होता है। फिजिक्स में पढ़ा है ना, जैसे जब आप लोग बोल रहे हो साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि जो आपकी वोकल कॉर्ड्स है, वाक तंतु है, इसमें क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है। जैसे कोई थाली है, थाली पे जब आप लोग चम्मच मारोगे थाली वाइब्रेट करेगी ना, तभी तो उससे क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। तो बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। तो साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन से होता है, किसी ऑब्जेक्ट से। क्लियर है क्या? अब लेकिन इसकी इंटेंसिटी अगर ज्यादा हो, अगर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो, उसकी तीव्रता ज्यादा हो, तो इसी साउंड को, ध्वनि को आप लोग नॉइज बोलोगे। मैं फालतू ओए 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 तो उसको मैं नॉइज बोलूंगा, आवाज कर रहा हूं मैं बिना मतलब की। ठीक है, अब सर ये जो वर्ड है नॉइज, वो आया कहां से है? तो एक लैटिन वर्ड है नोजिया, उससे ये वर्ड लिया गया है। क्लियर है क्या? एक्चुअली में जो यूनाइटेड नेशन जो थे ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, उन्होंने 1972 में ही जो ये असहनीय ध्वनि होती है ना, जो ज्यादा साउंड होता है, ये नॉइज होता है, उसको प्रदूषण मान लिया था। पहले हम लोग प्रदूषण के नाम पे केवल वायु में जो दिक्कत थी उसको प्रदूषण मानते थे, पानी में जो दिक्कत थी उसको प्रदूषण मानते थे। लेकिन उन्होंने बोला भैया नॉइज भी एक पॉल्यूशन है यार, आपको पता नहीं कितना खतरनाक प्रभाव पड़ता है इसका जीवों पर। सर टेस्ट सीरीज कब से अवेलेबल होगा? दीजिए मुझे 4-5 दिन का समय दीजिए, एक एक टेस्ट में अपलोड करता रहूंगा। ठीक है रविशंकर मिश्रा जी, सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट का हो जाएगा, मतलब जो जो चैप्टर होते गए ना उसके मैं आपके क्वेश्चन डालना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है सर जी, एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा करवाया बहुत कम करवाया? अच्छा श्री कुमार जी इतने से बोलते सर मेरा जवाब नहीं देते। एमसीक्यू क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के मैं करवा रहा हूं, और लास्ट में मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री में टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूं। ठीक है रवि श्री कुमार जी, ठीक है आ जाओ आ जाओ। चलो अब कैसे आप लोग नॉइज पॉल्यूशन को मेजर कर सकते हो? तो दोस्तों नॉइज पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए एक यूनिट है जिसे हम लोग बोलते हैं डेसिबल। साउंड जितना ज्यादा डेसिबल का होगा दोस्तों, वहां पर नॉइज पॉल्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। जैसे यहां पर कुछ आवाज है, उसकी इंटेंसिटी माप लो। बेसिकली इंटेंसिटी, तीव्रता को मेजर करने की जो यूनिट होती है डेसिबल है। तो अगर मैं बोलूं 1000 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है यहां पर, यानी यहां पर नॉइज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, कहीं पर बहुत कम है ना, तो हम बोलेंगे कि नॉइज पॉल्यूशन नहीं है वहां पर। समझ में आ गई बात को?
अब देखो ये एक्चुअली में डेसिबल आया कहां से है दोस्तों। डेसी जो बल होता है ना वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक तो डेसी जिसका मतलब है 10, और बेल कहां से है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो इनके नाम से ये आप लोगों का यूनिट आया है। तो ये क्वेश्चन इस बार के एनटीपीसी में भी पूछा गया था कि साउंड को मेजर करने की जो यूनिट है डेसिबल वो किस वैज्ञानिक के नाम से ली गई है, तो आप लोग बोलेंगे एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। सर जनरल साइंस का एनवायरमेंट साइंस और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एनवायरमेंट सेम है क्या? हाँ दोस्तों वैसे तो एनवायरमेंट सेम ही होता है, बट मैं अलग अलग प्रकार से आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चले आगे, ठीक है। चलिए तो अब बताइए सर हम क्या ध्वनि के बारे में कुछ और चीज बताइए। देखो एक्चुअली ध्वनि जो होता है ना वो वेव के रूप में आगे चलता है, तरंग के रूप में आगे चलता है, और हर तरंग की कोई ना कोई तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है दोस्तों। हर तरंग की कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होती है कि यार एक सेकंड में कितनी साइकिल पूरी कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को आप लोग नापते हैं हर्ट्ज में। तो दोस्तों अगर किसी साउंड की, किसी ध्वनि की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, तो वो आप लोग उसको एकॉस्टिक बोलते हो, क्योंकि अब वो आप लोग सुन सकते हो, वो आपकी ऑडिबल होती है। अगर दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम होती है तब भी हम लोग नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी तब भी हम लोग नहीं सुन सकते। तो 20 हर्ट्ज से कम वाली को बोलता है इंफ्रासाउंड, हिंदी में आप लोग बोलेंगे अपश्रव्य, क्लियर। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली को आप लोग बोलोगे अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड, और हिंदी में आप लोग क्या बोलोगे, इसे पराश्रव्य बोलोगे। बहुत बेसिक चीज है, कई बार आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। अब सर एक चीज मुझे बताओ, जैसे अपन बातें कर रहे हैं, आप बोल रहे हो, तो इससे कितने डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा, थोड़ा बताओ ना, आ जाओ बात करते हैं दोस्तों। जब हम लोग सांस लेते हैं ना, इससे भी साउंड प्रोड्यूस होता है ना, तो इससे होता है लगभग 10 डेसिबल का। दोस्तों बहुत तेज बारिश आ रही तो आवाज आती है ना, 55 से 60 डेसिबल की आती है दोस्तों। कोई सायरन बजता है 150 डेसिबल तक की साउंड आती है। कोई रॉकेट इंजन की बात करें 180 से 195 में, क्लियर है क्या। रेलगाड़ी की दोस्तों जो सीटी होती है वो 110 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करती है। सर ये सारी याद रखनी है? नहीं याद नहीं रखनी, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि लगभग कितना डेसिबल का साउंड कितना होता है, क्लियर है क्या। अब सर इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड है क्या नॉइज पॉल्यूशन के लिए, कि भैया इतना डेसिबल का होना चाहिए, इतने का नहीं होना चाहिए? बिल्कुल है। तो एक्चुअली में अंडर द स्टैंडर्ड, देखो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन के तहत है ना, अंडर द स्टैंडर्ड एयर एक्ट 1981 नॉइज पॉल्यूशन हैज बीन इंक्लूडेड अंडर एयर पॉल्यूशन ऑन 1 अप्रैल 1998। इसी के अंडर काउंट कर लिया, एयर पॉल्यूशन के अंदर ही, ठीक है। तो अंडर रूल 3 ऑफ द एनवायरमेंट रूल्स 1986 द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में ISI बोल रहे हैं, हैज सेट सर्टेन बेसिक स्टैंडर्ड फॉर नॉइज पॉल्यूशन। कुछ स्टैंडर्ड सेट करे, ठीक है, कि इतने डेसिबल से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात को, ठीक है। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या है? कुल मिला के ऐसे एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो आप लोगों के अनस्टेबल होते हैं, टूट के एनर्जी रिलीज करते हैं। तो अगर कहीं पर वो होंगे तो उसे भी आप लोग रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन मानेंगे ना। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रख लेते हैं, बाकी की बात करेंगे दोस्तों हम लोग कल। और कल कोशिश करेंगे हम लोग अपना एनवायरमेंट पर्यावरण शुरू हो जाए। सर टेस्ट सीरीज कहां मिलेगा? जब लॉन्च होगी तब आपको बता दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है रविशंकर जी। आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। जिन भी बच्चों ने कोर्स परचेज करा है उनके लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री रहेगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।